कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक़ सफ़र ऐसा, एक उम्र हुई हमने। है शौक़ सफ़र ऐसा, एक उम्र हुई हमने। मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। है शौक़ सफ़र ऐसा, एक उम्र हुई हमने। मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मुझे खुशी नहीं होती इस कते से बात शुरू करने से, लेकिन आज कौम और मिल्लत की जो हालत है उसका ये बयानिया है। बंद कर दो। उसका ये बयानिया है, उसका ये आईना है। का हिंदुस्तान की आज़ादी को 72 साल हो गए। हम 14% हिंदुस्तान की आबादी में हैं और हम 2% भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में नहीं हैं। क्वालिफाइंग जो लिस्ट है उसमें 2% भी हमारा हिस्सा नहीं है। अगर यह खुशी की बात है कि हमारे ज़माने में जब हम 30-32 तक पहुँचते थे 600 साढ़े 600 सीट्स में, वहाँ से बढ़कर हम 50 तक अब पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर 14% 1000 का आप निकालिएगा तो वो कम से कम 140 होगा। 140 में 50 घटा दीजिए, 90 लोग किधर हैं? वो 90 किधर हैं? किधर से आएंगे? कोई आसमान से नहीं टपकेगा। अब कोई नबी नहीं आने वाला है कि जिसकी तालीम के पीछे लोग लगकर अच्छे एग्जाम्स में क्वालिफाई करेंगे, जिंदगी में कुछ बेहतर करेंगे। अब जो वक्त है वो ये प्रोडक्ट इसी समाज से आएगा। हम और आप में से लोग पैदा होंगे। अभी जब सलमान ने गुफ्तगू की, उन्होंने जो आवाज नहीं आ रही है, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? चेक कर लीजिए भाई। एक मिनट माइक चेक कीजिए। आ रही है? दूसरा माइक दो ना। हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है। मैं ये बात कह रहा था, मैं ये गुफ्तगू कर रहा था कि हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज में अब जो एग्जाम हो रहा है, अंदाजन 1000 सीट, 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। 1000 में अगर हम 14% अपना मान लें तो 140 लोग होते हैं। हम मुश्किल से 50 की तादाद में जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं 90 लोग अभी भी कम आ रहे हैं। ये 90 लोग किधर हैं और क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा? हम वो तमाम लोग जो कि आज पेरेंट्स हैं, जो कि जिम्मेदार हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, हम समाज में वापस क्या कर रहे हैं कि हम इन 90 लोगों को ला सकें? बहुत सारा पैसा कमा लेना, बहुत अच्छा घर बना लेना, बहुत अच्छी गाड़ी ले लेना, क्या जिंदगी का मकसद यही है? हम वो लोग हैं जिनका ईमान ये है कि हम अच्छाई की तरफ बुलाने वाले और बुरे कामों से रोकने वाले हैं। यही हमारा ईमान है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। तो अच्छे कामों में जो सबसे अच्छा काम मैं समझता हूं वो है इल्म की जुस्तजू। अल्लाह के नबी पर जब वही उतरी पहली बार तो उसमें यह नहीं कहा गया कि अल्लाह को पहचानो। क्या कहा गया? पढ़, इक़रा, पढ़। और भी कुछ कहा जा सकता था ना, अल्लाह एक है, तुम नबी हो, ये है, वो है। नहीं कहा गया। पहली वही है, इक़रा, पढ़। हम पढ़ने में कहां हैं आज? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर किसी ने पढ़ी है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, तालीम में हम किधर हैं? आज तालीम में हिंदुस्तान में सबसे पीछे, सबसे बैकवर्ड लोगों में मुसलमान हैं।
सबसे बैकवर्ड लोगों में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। हम इतनी ही तालीम हासिल करते हैं जितना कि हिंदुस्तान के दो सबसे बैकवर्ड कैटेगरीज, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके पास जो तालीम है करीब करीब वही हमारे पास है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बहुत सारे लोग गांवों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, जंगलों के करीब रहते हैं, ट्राइब्स हैं, बहुत बार स्कूल नहीं है वहां पे। मुसलमान ज्यादातर शहरों में रहते हैं, गांवों में कम रहते हैं। शहर में रहने के बावजूद हम नहीं पढ़ते। हमारे पेरेंट्स ने कभी सोचा क्या कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है? अभी शाम का वक्त है, मार्केट चले जाइए, मोटरसाइकिल पे सबसे ज्यादा टपोरी कौन से मजहब के मिलेंगे आपको? लड़कियों पे लाइन मारने वाले सबसे ज्यादा कौन से मजहब के मिलेंगे? करतब दिखाने वाले सबसे ज्यादा कौन से मजहब के मिलेंगे? पिक पॉकेट, चेन स्नैचर, क्रिमिनल, जेल में जाके देखो यार, सबसे ज्यादा किस मजहब के? मुसलमान। हम वो हैं जो अच्छाई का दर्श देने वाले थे, हम वो हैं जो अच्छाई की तरफ बुलाते थे, हम वो हैं जो बुरे कामों से रोकते थे। और आज बुराई में हम सबसे आगे और अच्छाई में हम सबसे पीछे। मैंने बहुत बार अपनी गुफ्तगू में कहा है कि हमारे मजहब में फज्र की नमाज भी फर्ज है। यहां लफ्ज भी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि हम फज्र की नमाज पढ़ते नहीं। हम समझते हैं कि 11-12 बजे तक सो के उठना हमारा मामूल है। हमारे बच्चे 9 बजे के बाद ही सो के उठते हैं क्योंकि वो रात भर मटर गश्ती करते हैं। जितने होटल, चाय की दुकान, पान की टपरी, सिगरेट का ठेला, वहां कौन मिलता है? अपने मोहल्लों में जाके देखिए। जब हमारी किस्मत ऐसी हो गई है कि हम बुराई की तरफ जाने वाले और अच्छाई से रोकने वाले हो गए, तो हम कहां पे जाएंगे? सलमान जहां जा रहा वहां जाएंगे कि हम जेल में जाएंगे? सोचने की जरूरत है। और इसकी वजह यह नहीं है कि हमारे बच्चों में कोई बुराई है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम पेरेंट के तौर पे अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं हम अपने बच्चों को? कभी हमने किताब खोल के देखी है, उनकी नोटबुक खोल के देखा है स्कूल में क्या पढ़ाया गया, कहां का टीचर ने रेड मार्क लगाया है? नहीं देखते। तो भाई इन्वेस्टमेंट जैसा करोगे रिटर्न वैसा ही मिलेगा। अगर तालीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो क्या रिटर्न मिलेगा आपको? क्या उम्मीद आप रखते हैं? तो हमारी बुनियादी जो कमजोरी है कि हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं। हम कैरम खेलने में सबसे आगे, हम ताश खेलने में सबसे आगे, हम लूडो खेलने में सबसे आगे, हम वक्त बर्बाद करने में सबसे आगे। मैं बॉम्बे में एडिशनल कमिश्नर था, बॉम्बे के ईस्ट रीजन में, जिसमें चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला, मुलुंड, चीता कैंप, शिवाजी नगर, गोवंडी, ये सारा इलाका आता है। बेशतर इसमें मुसलमान रहते हैं। हमने कहा कि रूल ये है कि 10 बजे टपरी बंद होनी चाहिए, 10 बजे टपरी बंद हो जानी चाहिए, तो उसको बंद करो। साहब मेरे पास डेलीगेशन आने लगे लोगों के। हमने कहा कि क्या बात है भाई, क्या तकलीफ हो गई? खाना नहीं मिलता है, हमको खाना नहीं मिलता है। तो मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल का क्या मामूल था, वो खाना कब खाते थे? अल्लाह के रसूल का मामूल ये था कि ईशा के फौरन बाद घर चले जाते थे अपने और खाना खाते थे। ईशा की नमाज कितने बजे होती है? 8 बजे, 8:30 बजे। आपको 12 बजे रात में क्यों खाना चाहिए? क्योंकि आपकी सुबह 12 बजे हुई है। जब आप नाश्ता दिन के 12 बजे कीजिएगा तो रात का खाना कब खाइएगा? तो तकलीफ होती है। तो हम अपने मामूल को नहीं बदलते। बॉम्बे में शबे बारात के दिन चले जाइए शाम को, आप यहां भी होगा कुर्ता पाजामा, टोपी और मोटरसाइकिल, बराबर है। और करतब दिखाने वाले। मैं एडिशनल कमिश्नर था ट्रैफिक का, माहिम ब्रिज में मैंने सब हजरात को रोक दिया।
जब थोड़ी भीड़ खत्म हो गई तो मैंने जमा किया उनको। हमने पूछा कौन सी इबादत करने के लिए जा रहे हो मोटरसाइकिल पे? कुरान में कौन सी आयत मोटरसाइकिल का जिक्र है? मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। है क्या? नहीं है, हो सकता मुझे जानकारी नहीं हो। हदीस में कहा है कि सुन्नत रसूल मोटरसाइकिल पे करतब दिखाना? किसी हदीस में आया है? बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, अबू मसनद? नहीं है। और ये जो तुम दादर में जाके करतब दिखाना चाहते हो, मालूम है दादर किन का इलाका है? किन का इलाका है? गलती से एक आदमी अगर टच हो गया ना तो जिंदा लौटोगे नहीं वहां से। वापस जाओ, शर्ट पैंट पहन के, हेलमेट पहन के आओ, और उसके बाद जो अंजाम तुम्हारा होगा तुम्हारा होगा। ये इस्लाम को मोटरसाइकिल से मत जोड़ो, ये मुसलमान का काम नहीं है। क्या वजह है कि हमारे मोहल्ले में रात भर चहलकदमी जारी रहती है, हमारी दुकानें खुली, हमारा हर चीज खुला हुआ, और वो सारे लोग जो जिंदगी में आगे गए हैं उनके मोहल्ले में रात में सन्नाटा, वहां घरों की लाइट जली होगी, लोग पढ़ रहे होंगे और हम टपरी पे बैठे होंगे। तो अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपनी हालत बदलने का शऊर नहीं है। तो आज बुनियादी तौर से हमारे अंदर जो मर्ज है कि हमारे अंदर शऊर नहीं है। और औरंगाबाद के इलाके से पिछली बार अंसार और अभी ये दोनों सलमान और नूह, ये कौन सा पूंजीपति घर से आए? मोटरसाइकिल है तुम्हारे पास? नहीं है, शुक्र है। कि कौन से पूंजीपति घर से आए हैं? हमारे जैसे लोग हैं, आम इंसान जो दिन रात स्ट्रगल करता है, लेकिन नजर मंजिल पे। सोबत किसकी है? किन लोगों के साथ उठना बैठना है? वो जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या चीज अपने अंदर ला रहा है कि रोज हिसाब कर रहा है अपने काम का। एहतसाब जिसको कहते हैं कि मैंने जो रास्ता इख्तियार किया है वो मुझे मेरी मंजिल की तरफ लेके जा रहा है कि उसकी उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और मेरे से जो गलतियां हो रही हैं, मुझ में जो कमजोरियां हैं, उसको मैं कैसे कट करूं और अच्छाइयों को कैसे बढ़ाऊं। यही सफर है ना। हमारा सफर कब शुरू होगा? हमारा सफर शुरू होगा भी क्या? मैं तो अब ये सवाल करने लगा। तो दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए कोई बहुत ज्यादा 2, 4, 5 हाथ की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि अपने मंजिल को पहचानो। आपको याद होगा कि महाभारत की कहानी में यह बात कही गई है कि जब द्रोणाचार्य पांडव को लेकर गए द्रौपदी के स्वयंवर में, तो वहां पे एक मछली घूम रही थी, नीचे पानी रखा हुआ था। पानी में देखकर मछली की आंख में तीर मारना था। सुनिए आपने ये कहानी सुनी होगी। अर्जुन बहुत माहिर तीरंदाज, गुरु ने पूछा उसको, अर्जुन तुमको मछली नजर आ रही है क्या? अर्जुन तुमको मछली नजर आ रही है क्या? तो अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुजी मुझे मछली नजर नहीं आ रही है। गुरु परेशान, जैसे अभी इंडियन कोच परेशान है क्रिकेट टीम का कि क्या हो गया टीम को। उसने इतने साल उसको तीर चलाना सिखाया था, डायरेक्शन प्रैक्टिस कराई थी कि भाई इतनी बड़ी मछली है और वही नजर नहीं आ रही उसको। तो पूछा, बच्चे नजर क्या आ रहा है? तो अर्जुन ने जवाब दिया, मछली की आंख। क्योंकि टारगेट क्या था? मछली की आंख। तो जैसे शायरी में होता है, महबूब की गली बहाना होता है, महबूब से मतलब होता है। तो मछली की आंख, हम में से कितने ने मछली की आंख पे जीरो इन किया है? कितने लोगों ने अपना टारगेट सेट किया है? कुछ नहीं करना है, रात को सोते वक्त आंख बंद करो और सोचो कि दिन भर में मैंने क्या काम किया, और ये काम मुझे उस मछली की आंख की तरफ ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। जिस दिन हमने ये करना शुरू कर दिया, उस दिन तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप
अपना सबसे बड़ा क्रिटिक हो जाओगे और रास्ता तुमको मिलता शुरू हो जाएगा, खुलता जाएगा वो। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात, जो कि यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इस हवाले से जरा गुफ्तगू कर लूं, एक वाकया सुना देता हूं। हम लोग शिवाजी नगर है बॉम्बे में, आपको मालूम है स्लम बहुत बड़ा है, ड्रग की बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे। तो बकरीद के आसपास एक कैंप ले रहे थे ड्रग से लोगों को निजात दिलाने के लिए। एक साहब आए, कहने लगे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत परेशानी है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ड्रग बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा कबूल है, लेकिन एक सवाल का जवाब दो कि तुमने अभी बकरा खरीदा है क्या? अभी बकरीद आने वाली है। बोले हाँ बकरा खरीदा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा तुम्हारा मामूल क्या आजकल, रूटीन क्या है तुम्हारी? सुबह जब जाते हो तो क्या करके जाते हो? बोले बकरे को दाना दे के जाता हूँ, पानी पिला के जाता हूँ। मैंने कहा लौटते कब हो? बोले रात को लौटता हूँ काम पूरा करके। तो मैंने पूछा उसके बाद क्या करते हो? कहने लगे जाके बकरे को देखता हूँ, उसको दाना पानी मिला कि नहीं मिला, वो सेहतमंद है कि नहीं है। आपको मालूम है कि बीमार जानवर की कुर्बानी नहीं होती है। तो मैंने कहा ये बताओ, अपने बच्चे के बारे में कभी पूछा कि बच्चा दिन भर में क्या कर रहा था, स्कूल गया कि नहीं गया, क्या होमवर्क मिला, क्या पढ़ा, टीचर ने उसको क्या कहा? तो कहने लगे नहीं। तो हमने पूछा ये जिम्मेदारी किसकी है? जानवर तुमको ज्यादा प्यारा है कि तुम्हारा बच्चा तुमको ज्यादा प्यारा? ये फैसला आपको करना है। ये फैसला पेरेंट्स को करना है कि बच्चा ज्यादा प्यारा है कि टीवी का सीरियल ज्यादा प्यारा। बच्चा ज्यादा प्यारा है कि फैशन और मेकअप ज्यादा प्यारा है? आपको फैसला करना है। वक्त तो निकलता जाएगा। वक्त कैसे निकलता है उसकी भी एक मिसाल सुनाता हूं आपको। एक साहब के रूम में गया मैं, वो बीएड कर रहे थे, मैं पटना में पढ़ता था। देखा बहुत सारी मोटी किताबें रखी हुई हैं और अंडरलाइन किया हुआ 200-250 पेज के बाद। तो मैं समझा कि बड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई वर्षों के बाद वो वापस चले गए खेती करने के लिए। तो मैंने एक आदमी को पूछा जो मुझे लेके गया था कि भाई इतना पढ़ने के बाद इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इतनी किताबें पढ़ते थे, इतनी मोटी मोटी किताबें उनके रूम में रखी हुई थी। कहने लगे कि नहीं आप नहीं जानते थे, वो क्या करते थे किताब को बीच से पलट देते थे और उसको अंडरलाइन कर देते थे। तो जो भी आदमी उनके रूम में जाता था वो देखता था अल्लाह कितना पढ़ रहे हैं ये, वो तो इंप्रेस करने के लिए था। तो बढ़िया हेयर कट, बढ़िया ड्रेस, बढ़िया पैंट, बढ़िया मोटरसाइकिल, ये इंप्रेस करने के लिए है। इससे जिंदगी नहीं कटती है। वापिस पेवेलियन पे चले जाइएगा। तो सोच लीजिए कि जैसे ही उम्र आपकी ढल गई उसके बाद आप क्या कीजिएगा। तो वक्त रहते जो समझ जाता है वही होशियार होता है, वही अक्लमंद होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी इस बात को समझना है कि हमको अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है। तो हमारे मोहल्लों में तालीम का इंतजाम करना, तालीम का माहौल बनाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जब माहौल बना लिया तो दूसरी चीज मैं बताता हूं, ख्वाब देखो, सपने देखो। जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक उसको हासिल करने के लिए कोशिश भी नहीं करोगे। अगर बकरी चराते वक्त इसने सिविल सर्विस का सपना नहीं देखा होता सलमान ने, तो आज यहां बैठा ना होता। सपने बड़े देखो, कोई कैद नहीं सपने देखने में। मैं टीचर का बच्चा हूं इसलिए मैं टीचर ही बनूंगा। मैं रेलवे में काम करता हूं इसलिए मैं भी रेलवे, बाप रेलवे में तो मैं रेलवे में लगूंगा। फला आदमी फला डिपार्टमेंट में तो मैं भी उसी डिपार्टमेंट में जाऊंगा। बाप कांस्टेबल मैं भी कांस्टेबल, बाप क्लर्क मैं भी क्लर्क। अरे बाप क्लर्क हो सकता है ना, वो उसके वक्त की बात है। तुम उसके ऊपर क्यों नहीं जाते हो? ऑफिसर क्यों नहीं बनते हो? ये सपना हम देखते हैं। हमारा पहला सपना क्या होता है कि मैट्रिक पास करते हुए नौकरी मिल जाए। नहीं मिली तो ठीक है +2 कर लो। हमारे यहां ही होता है कि दर्जी का बच्चा दर्जी, कारीगर का बच्चा कारीगर, बैग बनाने वाले का बच्चा बैग बनाता है। हम उससे आगे क्यों नहीं जाते?
किस बात पे इसने बात खत्म की? सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ये इम्तिहान हम कब देंगे? ये सोचना चाहिए हमें। तो सपने देखो, जब तक सपने नहीं देखेंगे तब तक उनके पीछे भाग भी नहीं सकते। अगर शाहरुख खान ने एक्टर बनने का सपना ना देखा होता तो दिल्ली में छोटी मोटी मुलाजमत कर रहे होते। अमिताभ बच्चन ने अगर एक्टर बनने का सपना नहीं देखा होता तो रेडियो स्टेशन में काम कर रहे होते। एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी जिन्होंने पढ़ी होगी, उन्होंने फौज में काम करने के लिए इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, हिंदुस्तान के सदर बने। तो नाकामी हमेशा नामुरादी नहीं लाती है, नाकामी से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। जब आप गिरिएगा तो आप संभलिएगा। बच्चा जब गिरता है तो खड़ा होता है, चलता है और फिर दौड़ता है। तो हमको गिरने की आदत भी आनी चाहिए, डालनी चाहिए, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। ला तुक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुरान में कहा गया कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह ने कहा मेरी रहमत से मायूस मत हो। मैं रहमत की शक्ल में कब आएगी आप कह नहीं सकते। हम मायूस क्यों हो जाते हैं? एक बार नहीं हुआ, हम पहला काम क्या करते हैं? सिस्टम को ब्लेम करते हैं। अरे हमारे साथ तो नाइंसाफी होती है। मैं इतनी बार इस डायलॉग को सुन चुका हूं कि मुसलमान का तो सिलेक्शन ही नहीं होता, उनको लिया नहीं जाता है। अरे भाई तुमने कोशिश की थी क्या? कोशिश की थी? मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने जिंदगी में सिर्फ एक इंटरव्यू दिया सिविल सर्विस का। मैं गांव का रहने वाला आदमी जो 10वीं पास करने के बाद बड़े शहर में गया, वहां से कॉलेज की पढ़ाई की, फिर दिल्ली गया, जिंदगी में एक इंटरव्यू दिया मैंने, यूपीएससी का, सिविल सर्विस का। और उस साल के इंटरव्यू में 1997 में हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा मार्क्स किसी को नहीं है। और यही नहीं, मैं ऐसे 10 लोगों को गिना सकता हूं जो अपने बैच में टॉपर है इंटरव्यू में। मेरे से एक बैच सीनियर फैस करवाई है। उस जमाने में 300 मार्क्स होते थे, अभी 250 हो गए। 300 में 255 नंबर, तारीख में कभी किसी को नहीं आया। 300 में मुझे 225 नंबर, चंद लोगों को आया, मेरे बैच में किसी को नहीं आया मुझसे ज्यादा। तो कैसे कह सकते हो ना इंसाफी होती है? हम कोशिश करते हैं क्या? आपने कभी देखा है? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। माइकल फेल्प्स का नाम सुना है किसी ने? माइकल फेल्प्स 16 साल की उम्र में यूएस में स्विमिंग चैंपियन बन गया, चैंपियन हो गया। 2 ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया, 4-4, 5-5 गोल्ड जीता उसने। रिटायरमेंट ले ली उसने। रिटायरमेंट के बाद उसने डिप्रेशन में चला गया, उसको कोई काम नहीं था। जो दिन रात काम करता है, तैरता है, उसने तैरना बंद कर दिया। डिप्रेशन में चला गया, ड्रग लेने लगा। ये उसकी बायोग्राफी यूट्यूब पे है। ड्रग लेने लगा, उसका ट्रीटमेंट हुआ, परेशान हो गया, लड़कियों को छेड़ने के मामले में उस पर मुकदमा हो गया। एक दिन उसने सोचा कि मुझे इस जिंदगी से निजात चाहिए। उसने अपने कोच को फोन किया कि मैं फिर से स्विम करना चाहता हूं। कोच कहने लगा अब तुम्हारी उम्र 30 हो गई है, तुम जिनसे कॉम्पीट करोगे वो 20 साल, 21 साल, 18 साल के लोग हैं। अब तुम जिस्मानी एतबार से उतने मजबूत नहीं रहे। देख लो कि तुम कॉम्पीट करने के लिए तो आ रहे हो, लेकिन कहीं रिजेक्ट ना हो जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे फिर से कॉम्पीट करना है। और वहां से उसने मेहनत फिर से शुरू की और 32 साल की उम्र में फिर से गोल्ड मेडल लेके गया। यह तो वो आदमी जो आज जिंदा है। जब वो आदमी इतना गिरकर, इतना नाकाम होकर, इतना परेशान होकर कि खुदकुशी की कोशिश कर रहे, वहां से फिर ओलंपिक चैंपियन हो सकता है, हम छोटी सी ठोकर से घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम इल्जाम दूसरों को देने लगते हैं। दोस्तों याद रखिए, जब उंगली ऐसे उठाते हैं ना, 3 उंगली अपनी तरफ होती है। हमने कभी इसको सोचा है? तो सिस्टम फेयर है,
सिस्टम में परेशानी नहीं है, हमको वो कैपेबिलिटी चाहिए, हमको वो मेहनत करना चाहिए, हमको अपने लेवल को वैसा बनाना चाहिए कि जब सिस्टम में हम जाएं, जैसे ये गया, इसको जवाब देते बनना चाहिए। हमको जवाब देते क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हम वो लोग हैं जो तनकीद के खिलाफ हैं। इसने इंटरव्यू की तैयारी की होगी, इंटरव्यू की तैयारी में पहली चीज क्या होती है कि जो भी तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं उसको मजबूती से प्रैक्टिस करो, नहीं तो तुम वहां फंस जाओगे। हॉबी होता है और चीजें होती हैं, जिस इलाके से है वहां क्या प्रॉब्लम है, ये तमाम चीजें होती हैं। अगर ये तैयारी करके नहीं जाते तो ये जवाब नहीं दे पाते। तो हम में से कितने लोग तैयारी करते हैं? तो इस बात को समझ लीजिए दोस्तों कि कोई भी मंजिल जो है वो नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम नामुमकिनात में से नहीं है। शर्त यह है कि हम उसको पहचानें, हम उसका रास्ता जानें और उस रास्ते पे हम चलते जाएं। जिस दिन हमने ये काम शुरू कर दिया, कामयाबी हमारे कदम खुद ब खुद चूमेगी। जैसे इन्होंने बाहर निकलकर कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वैसे आप भी कह सकते हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और जो सेलेक्ट होते हैं, हमारे बैच में जो मेरा ऑल इंडिया टॉपर है, मेरा हॉस्टल मेट था। मैं तो उसको उस जमाने से जानता था, गंजी पहन के बेड पे लेटा रहता था। क्या था, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये हिंदुस्तान में टॉप कर जाएगा, लेकिन लगा रहा, मेहनत करता रहा, सही डायरेक्शन में चलता रहा, तो उसको मंजिल मिल गई। और आज अल्लाह का शुक्र यह है कि मंजिल का रास्ता दिखाने वालों की कमी नहीं है। इतने इंस्टीट्यूट आ गए, इतनी किताबें आ गई, इंटरनेट पे इतना सारा चीज दस्तयाब है, अवेलेबल है कि आप खुद ब खुद उसको देख सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए कि इम्तिहान आपके वालिद साहब जाके नहीं देंगे और ना ही वो आपको चीटिंग कराने के लिए वो सेंटर पे पहुंचेंगे। आज यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ 10वीं के एग्जाम में जितने स्टूडेंट अंदर है उससे 3 गुना लोग बाहर। डंडा मार मार कर पुलिस में परेशान हो जाते हैं। बाप होता है भागता ही नहीं है, भाई छोड़ के नहीं जाता, वो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगी। अरे भाई पढ़ के क्या गए थे? आपको एक वाकया सुनाऊं कि इमाम गजाली जब पढ़कर समरकंद से लौट रहे थे तो एक काफिले में आ रहे थे। अब उस जमाने में क्या होता, कारवां चलता था, डाकू लूट लेते थे। तो डाकू ने इनके काफिले को लूट लिया, इनकी सारी किताबें भी लूट ली। जब ये लूटपाट खत्म हो गया तो उसे डाकू के पास गया, बोला मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। बड़ा हैरान हुआ कि ये 18, 19, 20 साल का बच्चा है, ये डाकू के सरदार के पास क्यों जाना चाहता है। खैर लेके गया तो पूछा सरदार ने कि बताओ बच्चे क्या बात है। कहने लगा सर आप लोगों ने सामान तो हमारा सारा ले लिया, खैर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरी किताबें और मेरे नोट्स जो थे वो भी आपने लूट लिए, वो तो आपके किसी काम का नहीं है, तो वो मुझे आप वापस कर दीजिए। तो डाकू के सरदार ने उसको देखा और कहा कि बच्चे वो इल्म किस काम का जो किसी डाकू ने लूट लिया हो। कोई डाकू जो इल्म लूट ले वो किस काम का है? इल्म तो वो हासिल करो कि दुनिया का कोई चोर कोई डाकू लूट ना सके। वो दिन है और जो इमाम गजाली है कि वो मुसलमानों की तारीख में उतना सीनियर उतना जय्यद आलिम शायद ही पैदा हुआ है। तो हम कौन से इल्म हासिल करते हैं? चीट वाला, नोट वाला। एक वाकया आपको और सुनाता हूं। मैं एसपी वर्धा हुआ करता था, तो मैं जा रहा था बॉम्बे से वर्धा, विदर्भ एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है, उसमें बैठा, मेरे सामने वाली सीट पे एक लड़की बैठी हुई थी। तो बातचीत उससे मेरी होने लगी, तो मैंने पूछा क्या कर रही हो? तो उसने बताया कि मैं वर्धा में एक मेडिकल कॉलेज है वहां पढ़ती हूँ। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत मेडिकल पढ़ा होगा, एक बड़ी अच्छी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है मेडिकल में, उसको कहते हैं ग्रेज एनाटॉमी। उस पर सीरियल भी बना है, ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी को मेडिकल का बाइबल समझा जाता है, इतनी इंपॉर्टेंट किताब है। तो हमने उसको पूछा, हमारे मामा डॉक्टर थे तो मैं जानता था, मैंने पूछा वो ग्रेज एनाटॉमी पढ़ ली तुमने? बोले नहीं। तो मैंने पूछा क्यों? बोले अब कौन पढ़ता है? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा फिर अब क्या पढ़ते हैं? हमने सोचा कोई बेहतर किताब आ गई होगी।
कहने लगे नहीं आप तो नोट पढ़ते हैं ना लोग, अब नोट पढ़ के एग्जाम देते हैं। तो भाई नोट पढ़ के एग्जाम देके जो डॉक्टर बनेगा वो पेशेंट को क्या करेगा उसके बारे में खुद सोच लीजिए। तो क्या हो गया आजकल हमारी बीमारी कि हम बुनियादी किताब, बेसिक किताब नहीं पढ़ते हैं, जिस किताब में इल्म हो उसको नहीं पढ़ते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। आपको मालूम है ना ट्रेन की पटरी क्रॉस करते हैं लोग शॉर्टकट पे, उसके बाद क्या होता है? तो शॉर्टकट के चक्कर में जब इल्म में रह गए तो भाई हासिल कुछ नहीं होगा। तो बात को समझ लीजिए। पहली बात डायरेक्शन, मंजिल, डायरेक्शन, पढ़ने का तरीका, इंट्रोस्पेक्शन। यहां तक जब पहुंच गए उसके बाद सोहबत, कि किसके साथ रहना है। हर किस्म के लोग मिलेंगे, क्योंकि होता क्या है, मुश्किल क्या है कि आदमी जवान होता है तभी उसको इम्तिहान देना पड़ता है, जब दिल में बहुत सारी उमंगें भी होती हैं। हर आदमी सलमान खान बनना चाहता है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसा भी हो मामला, वो चाहता है कि ऐसा हो उसके साथ, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान दिखे, लड़की हो तो सबसे खूबसूरत लड़की दिखे, तमाम लोगों में उसका रुतबा हो, और उसी वक्त मुश्किल से बदकिस्मती से एग्जाम भी रहता है। तो क्या होता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है ये हम फिक्सअप नहीं कर पाते। हमारी प्रायोरिटी अगर मंजिल पे पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या है, उसके लिए क्या करना है, इस बात को जान लीजिए। और एक बात और समझ लीजिए कि कोई भी आदमी 24 घंटे नहीं पढ़ सकता है। हर आदमी को रेस्ट की जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है। जब हम लोग तैयारी करते थे हमने संडे को कभी पढ़ाई नहीं की। संडे पूरा छुट्टी का दिन रहता था। हम दिल्ली घूमने चले जाते थे, कहीं खाना खाना वहां चले जाते थे, किसी से मिलना वहां चले जाते थे, क्योंकि ये जो ब्रेन है ना आपका, इसको आराम की जरूरत होती है। ये ओवरलोड बर्दाश्त नहीं करता है, तो आराम की जरूरत होती है। और हेल्दी रहना, सेहतमंद रहना, वो भी उतना ही जरूरी है। आपको मालूम है ना, यहाँ से जो ट्रेन जाती है जब बॉम्बे पहुंचती है तो उसका इंजन चेक होता है, बोगियां चेक होती है। क्यों चेक होता है? ताकि वो सही है कि नहीं है। तो आपकी सेहत बनी रहेगी तभी आप काम भी कर पाएंगे। तो इस बात को जान लीजिए कि सेहत का ख्याल रखना, जहन को ताज़ा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आ जाइए इस चीज पे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है अपने आप पे भरोसा। जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, तब तक इस सफर में नहीं जा सकते, क्योंकि सफर मुश्किल है। इसमें ठोकर लगेगी, इसमें तकलीफ होगी, इसमें परेशानियां आएगी। तो अपने आप पे भरोसा और अपने मुस्तकबिल पे उम्मीद कि मैं इस चीज को हासिल कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर हमने इस चीज को कर लिया तो इंशाअल्लाह हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और एक बात और मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कोई आदमी जो सिविल सर्विस में क्वालिफाई किया है उसके लिए कॉन्वेंट में पढ़ना जरूरी नहीं है। सलमान ने भी पढ़ाई नहीं की किसी कॉन्वेंट में, मैं भी किसी कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ नहीं हूं। हमने तो अंग्रेजी मैट्रिक पास करने के बाद सीखी है ठीक से। अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी चाहिए ऐसा भी नहीं है, बहुत स्मार्ट होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। ये तो ऐसा है कि जैसे कुएं में रस्सी घिसते घिसते निशान बना देती है, वैसे तैयारी है इम्तिहान की। जितना घिसते रहोगे निशान उतना गहरा होगा। इल्म जब हासिल करोगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर वो हौसला, वो जज्बा आता जाएगा। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, पढ़ाई का तरीका। पढ़ाई का तरीका है 5W, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। जो चीज पढ़ो इस 5W को लगा दो उसमें, अपने आप चीज समझ में आने लगेगी। आज हम क्या करते हैं, हम समझे बिना पढ़ते हैं। जैसे हम तरावी पढ़ते हैं, समझते हैं क्या? नहीं समझते। वैसे हम कोर्स की किताबें पढ़ते हैं। तो एग्जाम से जस्ट पहले और बिना समझे अगर हम पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल है हमको कामयाब होना। तो इन चीजों को अगर हमने ध्यान में रखा तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम भी उस मुकाम पे पहुंचे जहां ये लोग पहुंचे। तो मैं यही स्टूडेंट को मशवरा दूंगा कि अपने आप पे भरोसा रखो, उम्मीद रखो और उस रास्ते पे चलते रहो लगातार, तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी।
और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे और आपकी जगह वहां नहीं यहाँ होगी। तो जैसे इकबाल ने कहा था कि नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जखेज है साथी, तो बस नमी की जरूरत है। शुक्रिया।